जो आपने ही पढ़ाया था वही मैंने रिफर किया और कोई बुक रिफर करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। सिर्फ आपकी बैच से नोट बना के और उसी का रिवीजन लगाकर मैंने नेट एग्जाम क्रैक किया। कि जैसे आपने अपनी पढ़ाई की, अब आप अपनी जॉब भी कर रहे थे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, आप टाइम कैसे निकालते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? आपने जो क्लास लिया उसकी मैं नोट्स बनाता था, मतलब वो पूरे का पूरा लेक्चर कंप्लीटली फिर 2x स्पीड में भी बढ़ा के वो लिख लेता था। और फिर रोज रात को मैडम 10:30 से 12 बजे तक मैं रिवीजन करके ही सोता था। आप चीज़ों को आगे पढ़ने से पहले आप उसको रिवाइज करने में ज़्यादा ध्यान देते थे, और ये लूप होल होता है कि हम आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। पैनिक नहीं होना और पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी रखनी है तो हम जरूर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। जैसा कि आप सबको पता है, एसआरबी नेट का रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे बच्चे को जो कि अपनी जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते उन कैंडिडेट ने अपनी प्रिपरेशन की। ये स्टूडेंट हमारे ही बैच के स्टूडेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, पीडब्ल्यू का एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी का बैच चल रहा था। इसी बैच में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपना एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी का एग्जाम नौकरी करने के साथ साथ क्लियर किया। आज हम जानेंगे इनकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इन्होंने पूरी तैयारी की और कैसे इन्होंने अपना एग्जाम को क्वालिफाई किया। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच भी नहीं पाते हैं जॉब के साथ या अपने काम के साथ इस एग्जामिनेशन के बारे में उन्हें डर लगता है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा या मैं कहीं क्या कमी रह जाएंगी, कैसे मैं उनको दूर करूंगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आपको इनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एज ए इंस्पायरेशन की तरह काम करेंगे जो भी हैं स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं एसआरबी नेट या किसी भी एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए इंस्पायरेशन की तरह काम करेंगे। बहुत अच्छा हमारा ये सेशन रहने वाला है। बिल्कुल, जितने भी बच्चे एसआरबी नेट के लिए अब अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, वो बच्चे जो इस बार एलिजिबल हो जाएंगे अगली बार एग्जाम देने के लिए, वो सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं कि कैसे कोई अपने एग्जाम को टाइम निकालकर क्वालिफाई कर सकता है। जितने बच्चे इस बार एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो भी एक नए सिरे से अगर शुरुआत करेंगे, एक नई मोटिवेशन के साथ शुरुआत करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आइए मिलते हैं हम हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट के साथ में। वेलकम टू द चैनल आयुष। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। मेरा वेरी नाम गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मेरा नाम आयुष है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स इन पैथोलॉजी भी सेम यूनिवर्सिटी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से कंप्लीट किया है। और मेरा मास्टर इन प्लांट पैथोलॉजी 2022 में कंप्लीट हुआ था। ओके, सो आपने अपने नेट एग्जाम की तैयारी कौन से साल में शुरू की, कब आपने एग्जाम दिया? नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन 2025 में ही शुरू की और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम निकाल दी। मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक यू। आप एक मोटिवेशन हो बाकी बच्चों के लिए कि नेट हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आपने कितने टाइम में इसकी प्रिपरेशन की, कितना टाइम आपको लगा एक इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ मैडम, मैंने जब जून महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फिजिक्स वाला का जो नेट एग्जाम प्लांट पैथोलॉजी का बैच परचेस करके 17 जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और सिर्फ जॉब के साथ साथ मैंने ये सब हैंडल किया और जो था मतलब जो आपने ही पढ़ाया था वही मैंने रिफर किया और कोई बुक रिफर करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मैंने सिर्फ आपकी बैच से नोट बना के और उसी का रिवीजन लगाकर मैंने नेट एग्जाम क्रैक किया इन 3 और 4 मंथ में। आयुष, जैसा कि आपने बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। आपका अब 11th 12th जो है ये किस स्ट्रीम हाँ, से था? साइंस से सर, बायोलॉजी स्ट्रीम से। अच्छा, बायोलॉजी स्ट्रीम से। फिर बायोलॉजी का स्टूडेंट एग्रीकल्चर में आया, इसकी क्या आपकी स्टोरी रही है? सर वैसे तो मुझे मेडिकल में जाना था लेकिन मेरे फादर है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा उनको लगाव था। तो वो बोल रहे थे कि तुम मेडिकल में जाने के बजाय तुम एग्रीकल्चर जॉइन करो, तो उसी वजह से मैंने फिर जॉइन किया था। अच्छा, एग्रीकल्चर में आने के बाद आपको नहीं लगा कि आपका मेडिकल चॉइस था, हम अभी एग्रीकल्चर में आ गए हैं? क्या आपको वहाँ पे डिफिकल्टीज लगी या क्या आपको कुछ यूनिक लगा वहाँ पे? नहीं सर, फिर ना मुझे इंटरेस्टेड लग गया क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है जिससे हम लोगों को मतलब कितना भी वो वर्ल्ड डिजिटल क्यों ना हो जाए लेकिन फार्मर से जो क्या बोलते हैं सब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बिना कोई भी मतलब खा नहीं पाएगा। मतलब कितना भी डिजिटल हो बिल्कुल। जाएगा लेकिन बिल्कुल। खाने के लिए हमको मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ना ही पड़ेगा।
इसलिए फिर मुझे इस स्ट्रीम में इंटरेस्ट लगा और मैंने आगे की स्टडी कंप्लीट की। ओके। रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे कहते हैं ना, रोटी भी आपकी एग्रीकल्चर से आ रही है, कपड़ा भी एग्रीकल्चर से आ रहा है, मकान यानी कि फर्नीचर वाला जो काम है वो भी एग्रीकल्चर में होता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है, एग्रीकल्चर तो हम कर लेते हैं, हम भी जैसे कि बीएससी किया, एमएससी किया, है ना? बहुत सारे एग्जाम की तरफ रुख करते हैं, जैसे कि लेकिन एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर में अपना जो प्रैक्टिकल काम है वो नहीं करना चाहता, तो उसके लिए क्या आपको क्या कुछ लग रहा है? अभी आप तो आगे साइंटिस्ट भी बन सकते हो, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ करने के लिए आप आपके पास जो है दरवाजे ओपन हो गए। क्या लगता है आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो एग्रीकल्चर के लिए? सर मतलब ये तो इंटरेस्ट पर है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मतलब मेरा तो ये मानना है कि अभी मुझे मतलब पैथोलॉजी से इतना इंटरेस्ट है कि मुझे और कोई भी एग्जाम, मेरे घर वाले भी बोलते थे कि तुम बैंकिंग की प्रिपरेशन करो, ये करो वो करो, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता था। लेकिन पैथोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था कि मुझे पक्का पता था कि मैं ये एग्जाम दूंगा तो मतलब मिनिमम कट ऑफ के मार्क्स से भी मैं क्रैक कर ही दूंगा। तो मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, तो हम अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इंटरेस्ट होना चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? अच्छा, मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी, अब थोड़ा-सा एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं कि जैसे आपने एसआरबी नेट का एग्ज़ाम दिया, क्या स्ट्रैटेजी आपने फ़ॉलो की? स्ट्रैटेजी इन द सेंस, जैसे कि आपने एक चीज़ तो बोल दी कि आपने कोई बुक रेफ़र नहीं की, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे बैच के नोट्स को रेफ़र किया और उससे आपने तैयारी की। मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी देखा था, आप हमेशा बोलते थे कि मैम मैं 3 बजे का वेट करता हूँ कि 3 बजे का और क्लास शुरू होगी और मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। अब मैं ये हाँ मैम। जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपनी पढ़ाई की, अब आप अपनी जॉब भी कर रहे थे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। आप टाइम कैसे निकालते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि जैसा कि अगर हम मोटा-मोटा एक आइडिया लें, रफ सा आइडिया लें, 2-3 महीने का लगभग आपके पास एग्ज़ैक्ट टाइम था। कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? जॉब को कैसे टाइम दिया? पढ़ाई में कैसे टाइम दिया? कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए? वो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी, ताकि हमारे आगे वाले बच्चों के लिए भी एक थोड़ा-सा हमें गाइडेंस मिल सके। जी मैम। मैम मैं जॉब करता हूँ, मैं 10 टू 6 मेरा जॉब टाइम है और मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड ही जॉब करता हूँ ग्राम सेवक में, जो गुजरात में एक गवर्नमेंट पोस्ट ही है। तो मेरी जॉब 10 टू 6 की रहती है। लेकिन मेरी जॉब का बेनिफिट ये है मैडम कि ये फील्ड का जॉब है, तो हम टाइम थोड़ा ऐसे-वैसे निकाल सकते हैं। तो आपका जो जून महीने से जो बैच स्टार्ट हुआ था, उसका टाइमिंग था 3 से 4:30 तक। तो मैं हुँ। कैसे भी करके मतलब 3 से 4 बजे तक का टाइम ऐसे निकाल लेता था। और जो आपका लाइव सेशन रहता था, वो मैं मतलब एक भी दिन हार्डली कोई दिन मिस हुआ होगा, मैं कभी मिस नहीं करता था। और उस टाइम में आप जो लेक्चर लेते थे, वो ऐसे रफ पेज पे या रफ बुक में ऐसे लिख लेता था। फिर घर जाने के बाद मैडम क्या होता था कि 9 टू 10 बजे रात को मैं जो आपने जो क्लास लिया, उसकी मैं नोट्स बनाता था। मतलब वो पूरे का पूरा लेक्चर कंप्लीटली फिर 2x स्पीड में भी बढ़ा के वो लिख लेता था। और फिर रोज रात को मैडम 10:30 से 12 बजे तक मैं रिवीजन करके ही सोता था। और नेक्स्ट दिन जब भी जॉब जॉब पे जाना होता था, उससे भी हाफ ऑवर पहले जितना भी अगले दिन पिछले दिन पढ़ा हो, वो मैं रिवीजन कर लेता था। और फोटोज में लेके जाता था जो नोट्स आपने बनाई है वो। और फ्री टाइम में ऑफिस में या फील्ड में कभी भी वो मैं फोटोज रिफर करके और रिवीजन करता रहता था। मतलब मेरा ऐसा मानना था कि जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है, उसका सब कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसी कंसिस्टेंसी से मैंने मतलब वो फॉलो किया था और टाइम मतलब मुझे रात को ही मिलता था, क्योंकि 10 से 6 जॉब में पढ़ना मुश्किल हो जाता था, तो रात को ही मैं 10 से 12 पढ़ लेता था मैडम। बिल्कुल, जो आप बता रहे हो उससे पता चल रहा है कि आपकी डेडिकेशन बहुत थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं, 10 टू 6 से जॉब कर रहे हैं, लेकिन आके इतने थक जाते हैं कि रेस्ट करने लग जाते हैं, सो जाते हैं, पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये बात है कंसिस्टेंसी की और साथ में डेडिकेशन की बात है कि अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है ना, तो आप डेफिनिटली उस चीज़ में एक्सेल करके ही रहोगे। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगी आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं? हाँ मैम, मेरा पोस्टिंग जो जॉब का पोस्टिंग है वो लक बाय चांस मेरे ही विलेज में मुझे पोस्टिंग दिया है। तो मैं मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे मॉम और डैड के साथ हम 3 लोग रहते हैं। और वो आपका मैं घर पे आके ना वो ईयरफ़ोन लगा के बिना आपका लेक्चर में सुनता था। तो मैडम वो लोग भी मतलब आपकी वॉइस पहचान गए। रैंडमली मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और आपकी शॉर्ट्स वीडियो भी देखता हूँ, तो वो बोलते हैं कि ये तो वो एग्रीकल्चर वाले मैडम का ही आवाज़ है। मतलब वो पहचान गए थे। और आज भी जब भी रिज़ल्ट आया मॉर्निंग में, तो मेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि क्या तुमने मैडम को थैंक यू बोला? मैंने बोला हाँ, कि मैं मैडम की वजह से ही मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ है।
वरना मैडम अब बिना किसी गाइडेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैंने 2 साल से मतलब पैथोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाया था। मेरा एमएससी तो 2022 में खत्म हो गया था। फिर अचानक से आपका जो मैंने पीडब्ल्यू वाला पे नोटिफिकेशन देखा था, तो उसमें आपने जो बैच लगाया था कि पैथोलॉजी का, तो 17 जून से मुझे आज भी वो डेट याद है मैडम, और उसी से पढ़ते रहता था। और फिर वो मैंने नोट्स भी बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर। और ये हमारी मेहनत नहीं है, ये आपकी भी मेहनत है, आपकी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि हम देखो आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकते हैं, बट एट द एंड उसको रिसीव करना, उसका रिवीजन करना, वो सारा आपके हाथ में होता है, राइट? यस मैम, आपको मैं नोट्स दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल, मैडम मेरी बिल्कुल, श्योर। 3 नोट्स है। मतलब जो आपके जो भी वीडियो है, वो वीडियो वाइज मैंने वो नोट्स बनाई है, आप देख सकते अच्छा, हो ये सब। ओके, और उसमें अच्छा। मतलब टाइम सब कुछ मैंने मतलब कलरफुल लिखा है, ताकि मुझे सब कुछ मतलब इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो आपने इन 3 नोटबुक्स को अलग-अलग क्यों बनाया? कैसे बनाया? मैं थोड़ा-सा लॉजिक जानना चाहती हूँ कि बाकी के बच्चे भी क्या उनको अलग-अलग नोटबुक्स बनानी चाहिए? एक नोटबुक में सब कुछ लिखना चाहिए? क्या क्या लगता है आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए? मैडम मतलब मैंने जो जो भी आप मेन जो भी चीजें है, वो मैं लिखता जाता था। मतलब ये 3 नोटबुक्स का मतलब ये है कि मतलब ये लाइन लाइन टू लाइन है कि पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी, तो वो हिस्ट्री के सारे चैप्टर है। फिर माइकोलॉजी के है, मोलिक्यूलर के है, बायो बैक्टीरियोलॉजी के है, वायरोलॉजी के है। ऐसे मतलब कंसिस्टेंट मतलब जो भी लेक्चर है वो ही मैंने ऐसे ऐड किया। मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि नोटबुक मैंने भी सोचा था कि एक होगी, लेकिन ये 3 नोटबुक कंप्लीट पूरी हो गई। मतलब वो आपके ही लेक्चर का सभी उसमें है, और भी कोई भी नई चीज उसमें ऐड मैंने नहीं की है। ओके, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आपको पता है कि एसआरबी नेट में सिलेबस जैसा कि आपको भी पता है सर कि एसआरबी नेट में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली एमएससी लेवल पे जब आते हैं तो हम सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन भी सब्जेक्ट्स में हमारी कोशिश वैसे यही रही थी कि हम कंसाइज़ से कंसाइज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। और उसमें भी सर जैसा कि मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि हमने जो टेस्ट कंडक्ट करवाए थे वो कैसे करवाए थे? एक तो हम वीकली टेस्ट लेते थे। हुँ। पूरे हफ्ते जो पढ़ाया उसका हम टेस्ट दे देते थे। दूसरा मैंने इनको कहा था कि जैसे आपका एग्जाम नियर अबाउट आने वाला होगा, तो हम क्या करेंगे उससे पहले ही हर हफ्ते यूनिट वाइज़ आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि पैथो में या किसी भी सब्जेक्ट में यूनिट वाइज़ पूरा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो हम क्या करते थे कि जैसे हमारा मुझे अभी भी याद है कि अगस्त के टाइम पे सितंबर में पहले शेड्यूल था, फिर हुँ। वो थोड़ा-सा डिले हो गया था एग्जाम। अगस्त में हमने इनके टेस्ट शुरू कर दिए थे यूनिट टेस्ट और हर एक यूनिट वाइज हमने इनका टेस्ट लेना शुरू किया था और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते थे। हर एक प्रैक्टिस शीट में आप मानोगे 40 से 50 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल मिनिमम तो रहते ही थे और वो इनको दिए जाते थे ताकि कि ये अगली चीजें तो पढ़ रहे हैं लेकिन पिछली ना भूल जाएं, तो पिछले का भी रिवीजन होता रहे। वो सारी चीजें हमने अपने बच्चों को, जितने बच्चे हमारे बैच में थे, सबको प्रोवाइड करवाई थी और आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इन चीजों ने काफी हेल्प किया है। बिल्कुल, मैं देख भी रहा हूँ, जिस तरीके से आपने नोट्स मैं हमेशा गाइड भी करता हूँ और आपकी ये चीज़ के थ्रू और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। देखो, आपका जो प्लस पॉइंट है, आप चीज़ों को आगे पढ़ने से पहले आप उसको रिवाइज़ करने में ज़्यादा ध्यान देते थे और ये लूप होल होता है कि हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है 1-4-7 का, यानी कि आज अगर आपने कुछ चीज़ को पढ़ा है, तो आज जाके उसको रिवाइज़ कर लेना है। फिर उसको 4th डे पे रिवाइज़ करना है और ये काम कर रही थी आपकी जो स्ट्रैटेजी, उससे पूरा फिट बैठ रहा है ये वाला। देखो, फर्स्ट डे आप उस क्लास को देखते थे, देन आप फर्स्ट उसको नोट्स बनाते थे। रिवीजन हो गया फर्स्ट डे, देन मैम ने बोला कि मैं डीपीपीस प्रोवाइड करती थी, वीकली टेस्ट प्रोवाइड करती थी। 4th डे ये आपका वीकली वाला ये हो जाता था, डीपीपी तो आपको मिल जाती थी और वीकली आपका बकायदा टेस्ट होता था। तो ये जो स्ट्रेटजी है, रियल लाइफ में आपकी जो स्टोरी उसके साथ फिट होती है और रिजल्ट क्रिएट करके यहाँ पे देती है हमें। बिल्कुल। और सर जब आज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जो स्टोरी है बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, असली रीज़न यही था कि जैसे ये वर्किंग है 10 टू 6, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पीएचडी में अपना काम कर रहे होते हैं, 10 टू 6 काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम में थोड़ा-सा डेडिकेशन है हुँ। और हम चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो हम कर सकते हैं। हमें टाइम डिवोट करने की बात है, हमारे अंदर से वो ज़ील होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है और हमें इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर इनका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो बेसिकली अगर आप चाहो ना, लिमिटेड टाइम में भी आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करोगे, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, डेफिनिटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। हाँ जी, अब बाकी आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहेंगे या कुछ बच्चों को फ्यूचर जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, उनको कुछ गाइडेंस देना चाहोगे?
कुछ अपनी बिल्कुल। तरफ से सुझाव देना चाहोगे, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं? क्योंकि देखो अब आने वाले बच्चों के पास काफ़ी टाइम है। आपके पास में क्योंकि आपने लेट शुरू किया कि इस टाइम पे मुझे तैयारी करनी है और हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि बच्चों की जब डिमांड आई ना, तब हमने बैच उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया कि चलो बच्चों की डिमांड आ रही है, अब स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जितने आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके पास अच्छा खासा टाइम है। हो सकता है आगे जाके वो एआरएस के लिए भी क्वालीफाई कर जाएँ, एसएमएस के लिए, एसटीओ के लिए भी क्वालीफाई कर जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपके आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके जूनियर्स। लिए क्या सुझाव है? बेसिकली जूनियर्स के लिए क्या सुझाव है? मैम मेरा तो एक ही मतलब सुझाव है जो मैंने फॉलो किया और इतने कम टाइम में जॉब के साथ मैंने एग्जाम क्रैक किया कि कंसिस्टेंस रखो। लाइक मेरा कैसा था कि मतलब वो लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए दूसरे लेक्चर से पहले, मतलब कंसिस्टेंट रहना है। और मेन चीज है मैडम, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या लगता है कभी कभी लाइक हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो मार्क कम आ जाते हैं, तो लोग मतलब पैनिक हो जाते हैं कि नहीं होगा ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने तो मतलब जो टेस्ट सीरीज दी थी मैम, वो पहले से ही इतनी मतलब हार्ड मॉडरेट टाइप की रखी थी, तो उसी से मतलब अच्छा लगता था कि हाँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपने अच्छा हुआ कि इजी क्वेश्चन आप रखते नहीं थे इतना। तो मतलब पैनिक नहीं होना और पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी रखनी है, तो हम जरूर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और बिल्कुल, एग्जाम जैसे टाइम पे अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, वही मतलब मेरा तो फॉर्मूला था। और तो कुछ नहीं, बाय लक और आपकी मतलब मेहनत से ही, मतलब मैं बोलना चाहूंगा स्पेशली फिजिक्स वाला और स्पेशली प्रियंका मैम के लिए कि मेरी मेरी एग्जाम क्रैक करने में मेरा लक 10% था, मेरी मेहनत 20% थी, और आपका सपोर्ट 70% था मैम। आपका मतलब जो मैं बैच ज्वाइन नहीं करता तो मैं पक्का ये एग्जाम पहली अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। आपके ही थैंक यू मतलब जो सो मच, ये आपकी मेहनत है बेसिकली, मेन हाँ मेहनत बच्चों की होती है ना? बिल्कुल मैम। बिल्कुल। और मैडम दूसरी चीज़ आपको कितना मिला कि मतलब कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बुक रेफर करने की इतनी जरूरत नहीं लगी और हो गया मैडम एग्जाम क्रैक। बिल्कुल, अभी आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, अब डेफ़िनिटली आपके परिवार भी बहुत खुश होगा, आप भी बहुत खुश हैं और हमारी फिज़िक्स वाला की तरफ से भी आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। हम भी चाहते हैं कि आगे जाके आप और भी ज़्यादा हायर चीज़ों में जाएँ और बेटर से बेटर आप अपनी लाइफ़ में करें। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि मॉडरेट लेवल हमने रखा था और ये मैंने आपको कहा भी था कि अभी जो मार्क्स आ रहे हैं उनसे घबराओ मत, जहाँ गलत हो रहा है उसे सही करो, उन चीज़ों को लिखो कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं और कैसा रह रहा है। इस बार का जो एसआरबी नेट का पेपर था, वो थोड़ा-सा डिफरेंट आया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इयर्स। यानी कि इस बार जो क्वेश्चन्स थे वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन्स आए थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेवल के आए थे। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन्स को आपने कम टाइम में कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेजमेंट किया? मैडम प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो इस साल के नेट के एग्जाम से वेरी इजी था। इस साल का पेपर मतलब थोड़ा हार्ड था, तो मतलब मैंने ऐसा किया कि मतलब मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया कि मुझे मतलब ये क्वेश्चन मैं 100% श्योर हूँ, तभी मैंने मतलब उसको अटेम्प्ट किया है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ज्यादा कर दिया कम कर दिया, ऐसा मैंने फॉलो नहीं किया था। मतलब एक्यूरेसी बेस मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला मैम। मतलब आगे जितने भी बच्चे पेपर देने वाले हैं, उन्हें जहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पता है कि ये आंसर होने वाला है, उसी को मार्क कीजिए और तुक्के मत मारिए इन शॉर्ट, राइट? जिसका कोई आइडिया नहीं है उसका तुक्का नहीं मारा ताकि नेगेटिव मार्किंग आपकी ज़्यादा ना हो। बिल्कुल मैम, मतलब एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में या ज्यादा कम कर दे, और ज्यादा कर दे तो मतलब वो नेगेटिव मार्क चांस ज्यादा रहता है। तो मतलब जितना आपको श्योर हो उसको ही अटेम्प्ट करो। अच्छा, एक मेरा भी क्वेश्चन है आयुष आपसे, जैसे कि पैथोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी में जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आता है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना पड़ता है हमको, सेकंड ईयर में धीरे-धीरे आपको पैथोलॉजी सब्जेक्ट बहुत सारे मिलते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं इसका सब्जेक्ट का नाम सुन के, और ऐसा मैम तो बहुत मतलब हम लोग साथ हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। पैथो पे एक बहुत बढ़िया जो आपको कंटेंट है, सारी नॉलेज आपको मिल जाती है। अगर आप एज़ ए यहाँ पे आपने क्वालीफाई जब एग्जाम कर लिया, अगर एक जूनियर बच्चा इसको फ्रेशर को कुछ भी नहीं पता, अगर पैथोलॉजी में वो चाहता है आगे अपना कैरियर बनाए, आप जो आपने एग्जामिनेशन दिया है एसआरबी उसको क्रैक करे, तो उसके लिए एक राइट अप्रोच आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? मतलब बेसिक तो मतलब आप हम क्या बोले कि मतलब बेसिक आपको नॉलेज हो। मैं तो मुझे भी मतलब मैं बोलता हूँ कि 2 साल मेरा गैप हो गया था 2022 से अभी, तो मैं भी एज अ सर आप मुझे भी फ्रेशर ही मान लो, क्योंकि जॉब का इतना मतलब वो प्रेशर था। तो मतलब मैं भी पैथोलॉजी तो पूरा ही भूल गया था कि क्या है पैथोलॉजी, मुझे भी कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मतलब ये मतलब एक बेच से मतलब मेरा तो मतलब लक ही खुल गया, ऐसा मैं बोल पाऊंगा। मतलब
किसी को मतलब इतना मालूम ना हो तो मतलब मैडम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेशर हाँ। के लिए, तो उसमें पूरा पैथोलॉजी का वो निचोड़ मैडम ने कर ही लिया है, मतलब कुछ बाकी नहीं रहता, सब आ जाएगा उसमें। अरे मैम को कंग्रेचुलेशन देते हैं ना मैम। थैंक यू सर। मतलब मुझे एक जो अंदर से थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जब हम ये बच्चों के लिए मेहनत करते हैं तो नहीं, ये एक चीज मैं भी बोलता हूँ एज ए मतलब पैथोलॉजी, सभी बच्चे जो भी फ्रेशर सुनेंगे, ये लाइन आप ऐड कर लेना कि आपको जो बेस्ट पैथोलॉजी में कंटेंट है, जो पैथोलॉजी का नॉलेज है, जैसा कि आयुष ने प्रूफ करा है 2 महीने में, हाँ, वो आपको अगर मिलना है तो प्रियंका मैम आपको इतना अच्छा समझा सकती हैं कि मैं भी अगर चाहूंगा, मैं भी अगर पैथोलॉजी पढ़ूं तो मैं एज ए मैम का स्टूडेंट बनना चाहूंगा। सर हमारे वैसे फिजिक्स वाला के, एग्रीकल्चर वाला के सारे टीचर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे से बच्चों के लिए काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और डेफिनेटली जब रिजल्ट आता है बच्चों का तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिन्होंने असली में मेहनत की होती है उन्हें अच्छे रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलते हैं। हाँ, कई बार थोड़ा लक होता है, कई बार हम नर्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉइंट 2 पॉइंट से रह जाते हैं। लेकिन एसआरबी नेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आपके सीवी में वैल्यू ऐड करता है। ऐसा नहीं है ये पेपर कोई कुंभ का मेला है कि जो 12 साल बाद आएगा, ये पेपर हर साल आता है। कई बार किसी रीजन की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी इरेगुलरिटी देखने को मिले, लेकिन हर साल ये पेपर आता है, तो हर कोई इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। और ये पेपर आपके सीवी में एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करता है, आपको आगे आने वाली जॉब्स के लिए एलिजिबल बनाता है। कई जगह पे इंटरव्यू में इसी के स्पेशल नेट क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी रखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चा किसी भी फील्ड का है, चाहे वो पैथो का है, चाहे फ्रूट साइंस का है, चाहे सॉइल का है, एग्रोनॉमी का है, अगर आपने मास्टर्स कर लिया, आप एलिजिबल हो, तो आप इस एग्जाम को देके जरूर देखिए। क्योंकि सर हमारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और वो डिटेल में उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते थे पैथों में, और इसीलिए उन्होंने नेट का बैच ले लिया कि मुझे उस एग्जाम को क्रैक करना है। लेकिन उनका ये एग्जाम भी साथ में क्रैक हो गया। और आप देखेंगे कि इस चीज में आपकी एज मैटर नहीं करती, आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो, अगर आप में ज़ील है। उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं इस एग्जाम को भी दे के देखूं कि कैसा जाता है ये एग्जाम, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उन्होंने ये एग्जाम भी क्रैक कर लिया। अभी हम कोशिश करेंगे उनसे भी कनेक्ट करने की बहुत जल्दी। बिल्कुल मैम, करेक्ट। लेकिन आयुष, आपका एग्जाम्पल मैं सबको दे सकती हूँ कि देखो जितने भी बच्चे जॉब में हैं, आपको बहाने ढूंढने के लिए ना कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बहाने बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक जगह पे बैठ के पढ़ना है ना, तो आपको बस एक चीज अपने मन को बोलनी है कि मुझे ये करना है, मुझे कैसे भी ये क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। बाकी अभी सर इस चीज को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और हमारी तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से, एग्रीकल्चर वाला की तरफ से, जितने भी एसआरबी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, घबराइए मत, हर साल ये पेपर होता है। इस बार नहीं, अगली बार मतलब कि इस आने वाले साल में डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक करोगे। बस सही स्ट्रेटेजी रखिएगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बेस्ट विशेष आयुष, ठीक है, आपकी बिल्कुल फैमिली को बिल्कुल। गोल्डन भविष्य रहे आपका, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।